तुमसे सीखी मोहब्बत जाना लास्ट एपिसोड बहुत ही रोमांटिक होने जा रही है। वही जो आप मुझे देना चाह रहे थे। आपको शर्म आई उस उम्र में बीवी को गिफ्ट देता कितना अजीब लगूंगा, तो मैंने सोचा ही खुद ही मांग लूं। और उसके अंदाज में कहने पर वो हंसा था। आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, तभी ज़्यादा खड़ूस बने रहते हैं। बहुत नहीं बोलने लगी। तुम क्यों नहीं बोल सकती? क्या आज़ाद शहरी हूँ, बोल सकती हूँ, गुस्सा भी कर सकती हूँ, और पता है मैं किसी को मार भी सकती हूँ। ओह अच्छा, किसको मारना है आपने? वो मुझ पर पुरसोच अंदाज में बोली। शरारत से अपना होंठ दांतों में दबाया। आपको ये कहकर उस पर कुशन से हमला कर चुकी थी आनिया। नहीं स्टाफ, वो अपना बचाव कर रहा था, लेकिन इस बिला के आगे कहना चलनी थी तो खुद भी शुरू हो चुका था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना मैच्योर बंदा इस तरह पिलो फाइट कर सकता है। पूरे कमरे में दोनों की हंसी गूंज रही थी। हाजरा बेगम ने उनकी हंसी की आवाज़ सुनी तो तसद के दिल से दुआ की थी कि इनकी दायमी खुशियों को जिसने कबूलियत का दर्जा पाया था। इस वाक़े के बाद भी कई बार अरकम और उसकी लड़ाई हुई थी। वो बहुत बदतमीज़, अब छिछोरापन बन जाता था। लेकिन कहीं न कहीं मेहर के दिल में उसके लिए जज़्बात ने सर उठाया था, जिस पर वो बौखलाहट का शिकार थी। और अभी तो उस इंसान को समझ ही नहीं सकी थी कि सब बोलते थे कि ऐसा वैसा है, जबकि उसके साथ तो वो बिल्कुल भी कभी सीरियस नहीं हुआ था। हर वक़्त उसकी बैटरी चार्ज रहती थी। रामीन और अरमीज़ भी तो थे। कितना परफेक्ट कपल था। आनिया भी मुतमिन थी। जब भी आती थी रामीन उसे अरमीज़ को काबू करने के गुण सिखाती थी, जबकि वो खुद अरमीज़ के काबू में थी। घर पर बीजान और हाजरा बेगम की क्लास अटेंड करती थी। अभी वो रुकने आई थी, क्योंकि शादी के इन 3 महीनों में वो एक बार भी रुकने नहीं आई थी और ना मेहर गई थी। अलबत्ता रामीन 2 दफ़ा रहने जा चुकी थी। अब मेहर का इरादा था रुकने का और वापसी पर आनिया को लाने का। इफ़त पूछ रही थी। सारी पैकिंग वो कर चुकी थी, बस कुछ सामान था वो जो बैग में रख रही थी। तभी अरकम रूम में आया था। किधर की तैयारी है छिपकली? बिना नाम बिगाड़े भी हो सकती थी बात। उसने मुंह फुलाकर कहा था। अच्छा बताओ बीबी, कहाँ की तैयारी है? घर जा रही हूँ रहने। अरे वाह, मतलब अब सुकून की जिंदगी गुजरेगी। हाँ, और मुझे भी सुकून मिलेगा। उसने सामान पैक किया, आकर सोफे पर लेट गई। दिल पता नहीं क्यों उदास हो गया था, लेकिन इस इंसान को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता था मेरे होने या ना होने से। आंसुओं को पीती वो सोने की कोशिश करने लगी। नहीं जानती थी कि उसके जाने के बाद वो भी तड़पेगा कि नहीं। रामीन ड्राइवर के साथ यहाँ आई थी और घर में रौनक सी लगी थी। आनिया का इरादा साथ में जाने का था, लेकिन इफ़त के लिए अकेले होने की वजह से वो 2 दिन बाद जाने का सोच रही थी, ताकि मेहर लोगों के साथ भी वक़्त गुजार सके। इसलिए अभी भी वो सब लाउंज में महफ़िल लगाकर बैठे थे। पता नहीं कौन-कौन से किस्से सुना रहे थे रामीन के पास, जो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। वो लोग हँस-हँस कर पागल ही हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से रामीन का रेडियो बंद करवा कर वो लोग सोने के लिए उठे थे। वो कमरे में आई थी तो अंधेरा था। चेंज करके वो अपनी जगह पर लेट गई। मैं कल मम्मा की जा रही हूँ रहने, चली जाऊँ? अम्मी से पूछ लिया? जी बिल्कुल पूछ लिया। आपसे इजाज़त पूछ रही हूँ। जी कब का? और आप बता दें सहमी? वो 2 लफ्ज़ी जवाब उसको मिला था। वो खामोशी से आंखें मूंद गई और एकदम खामोशी। सुबह हस्बे मामूल साहब के साथ उठकर उसने नाश्ता किया। मसरूफ़ रही। अरमीज़ से उसने जाने की परमिशन ले ली थी और उसे लगा था कि वो शायद रोके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसका दिल अचानक बहुत उदास हो गया था। शाम में अरमीज़ आया तो उसने अपना सामान उसे दे दिया और सब से मिलकर वो गाड़ी में बैठ गई। आंसू थे कि छलकने को बेताब थे। वो खुद पर ज़ब्त किए बैठी रही। काज़मी हाउस में पहुंचकर सबसे मिला, फिर रात को डिनर करके वहां से निकला था। जो उसकी सोच में था कि वो कुछ बोलेगा। उसकी खामोशी से चले जाने पर दिल टूटा था और उसका सबकी मौजूदगी की वजह से खुद को कंपोज करती रही, लेकिन कमरे में आकर बहुत रोई थी। क्या इतने महीने उन्हें ज़रा भी अनसियत नहीं हुई मुझसे? दूसरी तरफ हरकम कमरे में आया तो कमरा खाली मुंह चढ़ा रहा था। काफ़ी देर रूम में बैठा, दिल ही नहीं लगा। पहले भी वो इस कमरे में अकेला रहा, लेकिन अब कमरा काट खाने को दौड़ रहा था। कभी वो अलमारी खोलकर अपने कपड़े देखने लग जाता और कभी अपनी शादी की तस्वीर देखता रहता। ज़्यादा याद आती तो शादी की मूवी से काम चला देता। चाहे वो कितना ही उसे ना तंग था, लेकिन फिर भी उसके काम हमेशा अपने फ़र्ज़ पर उससे ही कोताही नहीं की और उसके साथ गुजरा एक एक लम्हा याद आ रहा था। कभी तो दिल करता जाकर वापस ले आए, लेकिन अपने काम की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता था। क्या मुसीबत है, खुद ही आ जाएगी ना। वो झंझला उठा था, इसलिए आधी रात को चुपचाप खिड़की के ज़रिए घर में आया और उसे ढूंढता था। जानता था तो रामीन के रूम में होगी या भी जान के लिए, इसलिए फिर भी खुद ही शर्मिंदा हुआ और अपनी हरकत पर क्योंकि ऐसा तो वो कभी नहीं कर रहा था। इसलिए जैसे आया था वैसे ही चला गया। अब बेड पर लेटा सोचों में गुम था। क्या मैं जंगली बिल्ली को मिस कर रहा हूँ? अब मैं खुद से सवाल किया और जवाब में हाँ आया था। इन 3 महीनों में गुजरे वाक़यात उसके ज़हन में चलने लगे थे, लेकिन नहीं, उसका ताल्लुक सिर्फ 3 महीनों का
तो नहीं था। उसके दिल में पहली बार अपनी हार तस्लीम की थी, लेकिन शायद शादी वो मुकद्दस बंधन है जिसमें अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। लड़ाई होती ही है, इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन मोहब्बत फिर भी हो ही जाती है। उसने आज समझा था कि जब मोहब्बत होती है तो दिल भी नरम हो जाते हैं। ये ज़िंदगी कोई फेरी टेल नहीं है, यहाँ आपको लड़ना पड़ता है अपने रिश्तों के लिए। वो सोच चुका था कि जब लोग एक नामहरम के आगे मोहब्बत का इजहार करने में नहीं शर्माते तो फिर उसकी महरम थी। ये सोचकर उसने आसूदा सा मुस्कुराया और वापस घर आकर उसने अपना सामान पैक किया था। आज वो पहली बार उसने अपने बाप से नरमी से बात की थी, क्योंकि वो जहाँ जा रहा था नहीं जानता था वापसी मुमकिन है या नहीं। वो जाते हुए महर से मिलना चाहता था, लेकिन अभी वो उसी उम्मीद नहीं देना चाहता था, इसलिए खामोशी से चला गया। अरमीज़ खुद को नहीं समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसे हाँ मोहब्बत तो नहीं हुई थी, लेकिन उसके बगैर घर भी खाली लग रहा था। उसे आदत सी हो गई थी, वो बिना कहे उसकी ज़रूरत का ख्याल रखती थी, और उसका मूड होता था उससे बेतुके सवालात करती रहती थी। वो हैरान रह जाता था कि वो लड़की जिसने कभी सलाम करने से ज़्यादा बात ही नहीं की थी, कैसे पड़ पड़ बोलती है। रात लाजमी उसका 1 घंटा दिमाग खाती हो। हाँ करता वो चिढ़ जाती। वो वकील था, लेकिन बोलना उसका काम था, लेकिन ये फ़राइज़ वो अदा करती थी, और उसने उसके आगे बेतुके सवालात के जवाब देना पड़ते। लेकिन उसे अच्छा भी लगता था। अब कमरा खाली कमरे में बैठा हुआ उसे याद कर रहा था, इसलिए कुछ सोचकर वो उठा और गाड़ी सीधा काज़मी हाउस के सामने रोकी थी। आनिया उसको देखकर हैरान है कि वो काफ़ी देर तक हबीब साहब के साथ बैठा रहा, और अब इफ़त ने आकर उसे बताया कि उसे लेने आया है। वो हैरान परेशान सी सामान पैक कर रही थी। अभी तो 1 हफ्ता भी ही हुआ था, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद व्यू पर रुकी थी और उसने बाहर शोर मचाता शोर समंदर देखा। वो गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ आया था और उसे लेकर वो वहीं रेत पर बैठ गया। काफ़ी देर तक वो दोनों समंदर को देखते रहे। मैं अक्सर यहाँ आया करता था, यही वो मुझे देखती थी, बहुत प्यारी। फिर दूसरी बार उसे कॉलेज में देखा था, हम दोस्त बने और कब मोहब्बत हुई। एक साथ ला का एग्ज़ाम दिया और प्रैक्टिस स्टार्ट की। अम्मी को भी मिलवाया, लेकिन वो चली गई। इस वाक़े का जिक्र नहीं करता, लेकिन मैं भूल नहीं सकता। मुझे भी लगा ज़िंदगी की रुक गई है, बहुत मुश्किल है से संभला था। मैं खुद को काम में मसरूफ़ कर लेना शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक भारी मोहब्बत होती है जो मैं कर चुका था। मैं लोगों पर भरोसा करने से डरता था, लेकिन दिल में चाहता था कि नॉर्मल लाइफ गुजारूं, शादी करूं। लेकिन फिर सोचता, क्या ये उससे बेवफाई नहीं होगी। मेहर ने मुझे समझाया, वो वाकई ठीक थी। जो मैं बहुत समझदार बना फिरता था, मैं जाने अनजाने में एक मरे हुए इंसान के लिए जिंदा लोगों की तकलीफ दे रहा था। मेरी माँ रोती थी मेरे लिए, और मैं खुद गर्ज बनकर अपना सोचता था उसकी ज़िंदगी में गुजार दूंगा। जिस दिन मेरा तुमसे निकाह हुआ, उस दिन से मैं अपनी माँ, दादी और बहन की आंखों में खुशी देखी है। मेरी एक अमल की वजह से वो इतना खुश होंगी, सोचा भी नहीं था। तुमसे शादी की और उसे निभाना चाहता हूँ। मुझे लगा तुम नहीं समझोगी मेरी बात को, लेकिन तुम देखो मुझसे भी ज़्यादा समझदार निकली। तुमने बिना महसूस करवाए अपने अमल से ये बात साबित कर दी कि अगर बीवी अच्छी हो तो इंसान फिर से मोहब्बत हो सकती है। और मैं बहुत मोहब्बत करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। वो बहुत खामोशी से उसकी बात सुन रही थी, उसका हाथ अपने हाथ में थामा था। मेरी बहन की मोहब्बत है आप, लेकिन उसके नसीब में नहीं थे। मैंने सोच लिया था कभी मोहब्बत नहीं करूँगी। कहानियों में दुनिया और असल ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। हम लड़कियां पागल होती हैं जो मोहब्बत के पीछे भागती हैं। क्या होती है मोहब्बत? कुछ नहीं। और शादी से पहले ठीक है, आपको कोई पसंद आ जाता है, लेकिन इसके लिए माँ बाप से लड़ना बेकार है। और उसकी मोहब्बत सच्ची तो ज़रूर जायज़ रिश्तों में बंधेगी। आपको घूमना फिरना ये गलत है, बाद में पछतावे आते हैं, इसलिए मैं दूर रही। लेकिन मेरा निकाह आपसे है और आपका नाम मेरे नाम के साथ है लिया गया है। दिल ने तब से एक सार बात की थी कि आप मेरे थे, और अल्लाह आपको मेरे लिए रखा है। जिससे आपने मोहब्बत की है वो आपको नहीं मिली, और जिसने आपसे मोहब्बत की आप भी नहीं मिले, क्योंकि आप मेरे नसीब में थे, किसी और को कैसे मिलते। मेरी वफ़ाएँ आपके लिए थी, इसलिए मेरे दिल ने कभी भी किसी की तरफ पेशकदमी नहीं की। अब मेरे पास आपसे मोहब्बत करने का हक़ है, और ये हक़ मुझे अल्लाह ने दिया है। कोई दुनिया इसे नहीं छीन सकती। उसकी बात पर वो नम आंखों से मुस्कुराया था। यकीनन आनिया तो मेरी किसी नेकी का इनाम हो। मैं खुश हूँ और अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। मुझे ऐसी बीवी दी जो बहुत समझदार है। और उसकी बात पर उसने रमीज़ के कंधे पर सर रखा था। हम भूल जाते हैं कि हम चाहे कि कुछ भी कर लें, वही होता है जो अल्लाह चाहता है, और बेशक उसने अपने बंदों के लिए बेहतरीन ही रखा है। और उसे यहाँ रहते हुए 1 महीना हो गया था। आनिया भी आ चुकी थी, जबकि रामीन भी घर चली गई थी और वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन खुद से बोलने की हिम्मत ही नहीं थी कुछ, क्योंकि अरकम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया था। तो हाजरा बेगम ने उसे रोक लिया था। वो सब देखती सब खुश थे। आनिया और अरमीज़ अपनी ज़िंदगी में खुश थे, लेकिन आनिया ने उसे यकीन दिलाया था कि वो कभी उसने पास्ट को लेकर बात नहीं करेगी। हाल में खुश रहना सिखाया, और उसने अरमीज़
को सभी आनिया का शुक्रगुजार थे। रामीन भी बहुत खुश थी। अब कुछ दिनों से अरमीज़ मुल्क के बाहर जा रही थी। सब ने अपनी ज़िंदगी में मगन थे। बस एक वही थी जो उदास रहती थी। उसका शौहर ऐसा लाताल्लुक होकर बैठा था। हाँ, खुश होंगे, जान छूट गई। वैसे भी ज़बरदस्ती मुसल्लत हुई थी। मोहब्बत थोड़ी थी। वो कभी भी हद से ज़्यादा झंझला जाती। रह रह कार्यक्रम पर गुस्सा आता। उसे आदत हो गई थी। उस पर हर वक्त लड़ते थे और उसमें भी एक अलग ही मज़ा था और उस मज़े को मिस कर रही थी। एक एक बात उसके दिमाग में फिल्म की तरह चाह रही थी। घर में मौजूद सभी उसकी बेचैनी को समझ रहे थे लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। अजीब पक रही थी सबके बीच में जिसका वो इल्म था। आज भी बेहद ज़्यादा उदास थी। फजर पढ़कर खूब रोई थी। घर वालों को याद की शिद्दत से गालिब आई थी और उस दुआ करते करते हाथ उठाए तो सबकी सलामती की दुआ की जाए। नमाज पर आकर फिर लान बाहर आकर घास पर बैठ गई। अच्छा लग रहा था आज इस तरह ठंडी घास पर बैठना। तभी उसे याद आया कि जब इस तरह एक दिन काजमी हाउस पर बाहर बैठी थी, जब वो अचानक ही उसके पास आकर बैठा था। आज मैंने पहली बार डैडी को देखा जहाँ लान में उसकी बात पर हंसी थी। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? टिड्डी देखने पर तो ऐसे बता रहे हो जैसे डायनासोर देखा है। वो भी असल में कुछ हमारे एरिया में आते बारिश के बाद इतनी टिड्डी आती है कि बस। हाँ, देखी होंगी तुमने, लेकिन वो उड़ने वाली होगी। मैंने तो वहाँ पे दोपहर वाली टिड्डी देखी है और वो तो नीले कपड़े पहने हुई थी। इसका मतलब समझकर उसने मुक्का उसके हाथ पर मारा था। हाय, ये टिड्डी तो मारती भी है। उसकी एक्टिंग पर वाश हश कर कर उठी थी। जहन्नम में जाओ तुम। और अपने कपड़े झाड़कर वो उठी थी। तुम पहले जाओ, लेडीज फर्स्ट। इसकी एक आंख मारी तो वो तिल मिलाई अंदर जानिब की बड़ी। सुबह सुबह उसका मुंह लगना, मतलब आबेल मुझे मारना हिसाब था ख्यालों में। तब वो चौंकी थी जब बीजान की आवाज़ आई। उठकर अंदर गई। वो ही लाउंज में ही बैठी थी और उसकी आदत थी सुबह सुबह उठने की और उसके लिए जाकर कहवा बनाकर लाई थी। क्या हुआ मेहर, उदास हो? मेरा बच्चा बीजान। उसके पुकारने पर उसकी आंखें फिर आंसुओं से भरी थी। वो उनके गले लाकर, और कितनी बुरी बात है बीजान, आपको ख्याल रखने का बोलकर कह गया था और आप हैं कि मेरी बीवी को रुला रही है। मानूस सी आवाज़। उसने पलट कर देखा तो फ्रीज सी होगी और दुश्मन जहाँ सामने पैंट की जेबों में हाथ डाले दरवाजे के साथ लाकर खड़ा था और आगे बढ़कर बीजान के गले लगा तो उसे होश आया। उठकर कमरे में चलेगी और ख़ुद को बंद कर लिया। सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए नहीं बात करेगी, लेकिन मैं किस हक़ से नाराज़ हूँ? खुद से भी सवाल किया, फिर उलझ ही गई। तभी थोड़ी देर के बाद नीचे से सबकी आवाज़ें आने लगी। सबसे ज़्यादा आवाज़ रामीन की थी। वो हैरान हुई थी, इतनी सुबह सुबह रामीन यहाँ कैसे आ गई? कुछ तो अजीब था। आनिया उसके पास आई थी और उसका दिल नहीं था जाने का, लेकिन आनिया ने बताया काज़मी हाउस से सब मिलने आए हैं। तो वो जितना हैरान होती हुई कम थी। सब सुबह ही आ गए, जिनकी खुद सुबह 11 बजे ही होती है। वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे सबको कितार की सूरत में खड़े पाया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आनिया ने उसकी आंखों पर हाथ रखा था और उसने हटाना चाहा, लेकिन आनिया ने उसका सब्र का बोला। सरप्राइज़ तो मिल गया था लेकिन वो आ गया। अब कौन सा सरप्राइज़ बाकी था? 1 2 3। वो एकदम से उसने गिनती गिनी। आनिया ने जैसे ही अपना हाथ हटाया तो धुंधली सी आंखों में जिस शख्स को देखा था वो तो सब्र भी नहीं कर सकती थी कि उसे उस वक्त की सरगोशी में उसके मुंह से वो नाम अदा हुआ था। और वो होश में आने के बाद भागकर उस इंसान के पास आई थी और उसके गले लग गई थी। अम्मी! रोने की आवाज़ से वजह से उसके मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। न जाने कितनी देर वो यूं ही रोती रही। तभी किसी ने उसके सर पर हाथ रखा था। अली मेरा भाई। वो उसके माथे पर प्यार कर रहा था। रोती जा रही थी। हारिस और उसे गले लगाए वो रोती ही रही थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन सबको देख कर सबकी आंखें नम हुई थी। लेडीज़ तो बाकायदा रो रही थी। कहाँ चले गए आप लोग? कितना याद किया मैंने। मेहर, उन्हें आराम तो करने दो, बता दूंगा सब। तुम्हें अरकम ने उसे उनके पास से उठाया था जबकि रामीन उनके कमरे में ले गई थी जहाँ वो फ्रेश हुई थी। सभी जानना चाहते थे कि वो कहाँ थी। नाश्ते के बाद सभी लाउंज में बैठे थे और उनके बोलने के मुंतज़िर थे। तभी उन्होंने बोलना शुरू किया था। ये सब कुछ हैरानी का मंजर था कि मेहर के जाने के बाद वो तीनों ही उदास बैठे थे। तभी सुल्तान घर आया था। चलो भाई, उदास क्यों बैठे हो? आज तो खुशी का दिन है। जिस दिन का इंतज़ार बरसों से किया था वो आ गया है। ये कौन सा दिन सुल्तान? उसके इस तरह खुश होने पर अमीना ने पूछा तो वो एकदम से हैरान होगी। और क्या बात है? अरे पागल, अपनी बच्ची शहर पढ़ने गई थी। खुशी का दिन तो है ना। चलो ना, तैयार हो जाओ। आन बाहर घूमे खाएंगे। और अमीना का दिल नहीं था जाने का। दिल बहुत बुरी तरह घबरा था, लेकिन बच्चों की वजह से खामोशी से तैयार होगी। बाहर गई। थोड़ी देर के बाद वो मेले में घूमते रहे और तभी हारिस और अली दोनों गायब हुए। अमीना और सुल्तान ने पूरा मेला छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। अमीना एक तरफ बैठी सर पकड़ कर रो रही थी। तभी बच्चे ने किसी ने उनके मुंह पर रुमाल रखा हुआ था और वो होश और से बेगाना हो चुकी थी। होश आया तो खुद को एक कोठरी में पाया जहाँ हर उम्र की औरतें थी। वहाँ उन पर जुल्म ढाए जाते थे। सारा दिन खेतों में काम करवाया जाता था।
एक वक़्त का खाना नसीब होता था। अमीना को भी सुल्तान ने बेच दिया था। बच्चे कहाँ थे वो नहीं जानती थी। पल-पल उनकी याद में तड़पती रहती थी। कुछ महीनों के बाद उन्होंने दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था। वो इलाका काफ़ी वसीअ था और एक दिन वो यहाँ खेतों में काम कर रही थी, तभी जानी-पहचानी आवाज़ पर मुड़कर देखा, जहाँ हारिस और अली फटे हुए कपड़े में थल्ले पर मज़दूरी कर रहे थे। माँ को बच्चे तो मिल गए, लेकिन बेटी की याद में वो घुलती रहती थी। 1 साल तक उसकी कैद में रही और फिर पुलिस का छापा पड़ा, रिहाई मिली। तब कुछ दिन वो इन्हें हॉस्पिटल में रखा गया, क्योंकि मुसलसल मेहनत और कम खुराक की वजह से मज़ीद तबीयत बिगड़ने का हादसा था। और आज अरकम ने इन्हें लेकर आया था और उनके सामने सुल्तान का तो कब मौत की घाट उतार चुका था। और ये दुनिया सिर्फ दौलत की पुजारी है। अब दौलत के लिए रिश्तों को बेचना आसान हो गया है, लेकिन आखिरत के लिए अपने लिए वो जमा कर रही हैं, वो यकीनन बहुत सख्त अजाब होगा। हम वैशी बन चुके हैं, बेटियों को भेड़ बकरी समझकर फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे लोग भूल जाते हैं कि वो वाहिद ला शरीक है, मौजूद है, और जो हर पल अपने बंदे के साथ है। सबको उनके लिए किए की सज़ा मिलनी लाजमी है। जिनको सज़ा नहीं मिली उन्हें रोज़ माशर अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। वो खामोश हुई, लेकिन महर हिचकियों में रोता देखकर उसके पास आया था। रोना अब कैसा, अब अंदाज़ बहुत नरम था। उसने कैसे ये जाना था कि अगला सवाल यही आएगा, और अब छुपाने का क्या फ़ायदा। नहीं था तो समझ कर बैठा था। कॉलेज के बाद उसने सीएसएस का एग्ज़ाम पास किया था और इसके बाद उसने पुलिस के लिए अप्लाई किया, क्योंकि घर जाने का दिल नहीं करता था उसका। लेकिन दोस्त के कहने पर उसने अब स्पेशल फोर्स के एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा था। वहाँ क्लियर होकर 6 माह की ट्रेनिंग गुजारे थे। उसे अंडर कोर ऑफिसर्स के तौर पर पहला केस दिया गया था और उसके बाद दूसरा। हर तरह से एक काबिल ऑफिसर था। अब के जो केस उसे मिला था वो लड़कियों की खरीदो फरोख्त करने वाला एक गैंग था। उसको अपने बंदों की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी। तभी उसे एक लड़की की खरीदारी का इल्म हुआ था, जिसका नाम मेहरबान सुल्तान था। तालीम का बहाना करके उसे कराची लाया गया था। वो हर वक्त उस पर नज़र रखे था। जब महर को कराची लाया गया था, उसे एक घर में रखा गया था। उसे खबर मिलती रहती थी और महर की हिफाजत के लिए एक बंदा उन लोगों के साथ शामिल था। जब उसे पता चला कि महर को मेन अड्डे तक ले जाया जा रहा है, तो उसने बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी से अपनी गाड़ी टकराई थी, ताकि महर को भागने का मौका मिल सके। और वो कामयाबी नहीं होता तो प्लान भी उसके पास मौजूद था। तभी उसने बंदे के मेहर माँ के एक्सीडेंट की खबर दी थी। गाड़ी के नंबर से पता चला कि वो अरमीज़ की गाड़ी थी, मतलब वो लड़की महफूज हाथों में थी। अगले दिन वो उस गैंग के लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था, जब कोई अचानक गाड़ी सामने नजर आया था। वो रोती लड़की उसके दिल में हलचल कर गई थी। खुद पर काबू करके वो संभला था। तभी एयरपीस से उस अरमीज़ के आने की इत्तला मिली, तो फ़ौरन निकला, और लेकिन उसकी निगरानी के लिए बंदा ज़रूर छोड़ गया था, लेकिन उसे पहुंचने में देर हो गई थी। महर की पूरी फैमिली गायब थी। हर जगह छापे मारे थे, कोई फ़ायदा नहीं। हबीब साहब को उसके ने फील्ड में जाने का पता चला तो वो बहुत गरजे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। लेकिन अरमीज़ ने उसे देख लिया तो अरमीज़ को सब बताना पड़ा। अब जाकर वो कामयाब हुआ था। सब दिन सादे उसकी बात सुन रहे थे कि मतलब जिसे वो निकम्मा लापरवाह समझते रहे, वो कितनी जिम्मेदारी में अपने ऊपर लिए घूमता था। उस मुल्क की हिफाजत करना। इफ़त ने आगे बढ़कर अपने उसे गले लगाया। हबीब साहब को फ़ख्र महसूस हुआ था और आगे बढ़े थे और अपनी गलतियों पर हाथ जोड़े, तो वो फ़ौरन तड़प उठा। वो नो डैड प्लीज़, ये उन्होंने उसे गले लगाया था। सब मिलकर वो वापस मुड़ा था। क्यों कहीं नहीं। वो गहरा मुस्कुराया। मतलब अब बस ये काम रह गया है कि वो रोटी बीवी को मनाना चाहिए। उलान में आया तो एक कोने में खड़ी आंसू बहा रही थी। उसकी मौजूदगी महसूस करके उसे रोने की शिद्दत आई थी। वो खामोशी से उसे देखता रहा, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसका रूह अपनी तरफ किया था। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैं मर गया हूँ। उसके इस तरह कहने पर उसका दिल धुला था और उसका मुक्का खींचकर उसके बाजू पर मारा था। जालिम, आराम से लगती। हाँ बस बस छोटे मेरा इतना सा हाथ और इतनी हाथ देखा, हाथी जैसा। तुम्हारे हाथ भले ही छोटे हों, लेकिन नाखून तो बड़े हैं ना, चुड़ैल की तरह। अब क्यों उदास हो? सब ठीक हो गया है ना? फैमिली वापस मिल गई है, लेकिन अब आप छोड़ दोगे मुझे, इसलिए मैं खुद ही चली जाऊंगी आपकी ज़िंदगी से। उसकी बात पर उसका दिल किया सर फोड़ ले। क्या फजूल दिमाग है? क्यों छोड़ूंगा मैं तुम्हें? फजूल बात सोचती हूँ? बिल्कुल नहीं। तुमसे मैंने रिश्तों की कदर करना सीखी है, निभाना सीखा है। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ इतना बुरा जुल्म किया, तुम आज तक उनकी मौत पर रो रही थी, जबकि मैं बदगुमान हो गया था सबसे। तुम्हें पहली बार देखा तो दिल में कुछ हुआ था, तब नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र तुम्हारे साथ गुजरेगा। मैंने देखा तो तुम मुझसे बदले लेती, बराबर लड़ती, लेकिन कभी नफ़रत का इजहार नहीं किया। तुम्हें देखकर मैं सोचा था कि
तुम सबसे मोहब्बत कर रही हो बिना मफाद के, जबकि मैं अपने माँ बाप से मोहब्बत के बदले लेकिन नहीं मिली तो मैं बदगुमान हो गया था। लेकिन मुझे लगता था कि मेरा दर्द बड़ा है, लेकिन तुम्हें देखा तो लगा मैं तो फजूल की बात पर लड़ता हूँ। चाचू ने डैड से मोहब्बत की, लेकिन उसमें लालच शामिल था। अब वो शर्मिंदा है और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने लगे जहाँ दिलों में मोहब्बत होगी। डैड ने सबके हिस्सों उनके हवाले कर दिया। और रही बात तुम्हारी, तो अब मुझे मुझसे आज़ादी तुम्हें मेरे मरने के बाद ही मिलेगी, और आइंदा कभी दूर जाने की बात मत करना। तुम बहुत ख़ास हो मेरे लिए, तुम हो मेरी बीवी और मेरी आज। ये कहते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र है। क्या उसके चुप होने पर वो पूछे बगैर रह न सकी। चाँद का हिसार किए मेरे गिर्द वो चाहता था मुझे संवारना यारा। आदत सी लगाकर मुझे वो अपनी हो जाना चाहता था। दूर यारा, कैसे कहूँ मैं उससे कि तू लाजम सा हो गया मेरे लिए यारा। कि हाँ, आज फ़ख्र से कहता हूँ मैं ये, तुमसे सीखी मोहब्बत जाना। उसके कान के पास उसने सरगोशी की थी, सारी ज़िंदगी तुमसे लड़ना चाहता हूँ, साथ चलोगी ना मेरे साथ। ज़िंदगी के इस सवाल पर वो हाँ में सर हिलाया था। मुझे सारी ज़िंदगी एक लंगूर का साथ मंजूर है, ये कहकर वो अंदर भागी थी और वो उसके पीछे। उन्हें इसी तरह जीना था, हंसते मुस्कुराते। और ज़िंदगी, हर इंसान को लगता है कि उसका बड़ा गम है, लेकिन इससे बड़े बड़े गम होते हैं जो इंसान अपने अंदर दबाए फिरता है। ऐसे लोग मिसाल होते हैं